नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ऊष्मागतिक प्रायिकता। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू है। किसी दी हुई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या उस स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। W से डिनोट करते हैं और बहुत बड़ी संख्या होती है। यानी हमें एक स्थूल अवस्था दी हुई होगी और कहा जाएगा कि इस एक स्थूल अवस्था में कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं आ रही है। तो एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स होती है। उन माइक्रो स्टेट्स की जो संख्या होती है उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ये देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ गिवन मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैक्रोस्टेट। मैक्रो आएगा एंड इट इज डिनोटेड बाय W। इट इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। इसका एग्जांपल आपके पास है, यहाँ पे एग्जांपल लेना है। ये देखो, सपोज हमारे पास में दो सेल्स हैं, दोनों को नाम दे दिया I और J, और उन दोनों के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें 4 फेस पॉइंट दे दिए ABCD। अब हमें 4 के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप बताइएगा क्या कोई और तरीका हो सकता है क्या? अगर चारों I वे में डाल दो तो यहाँ 0 बचेगा, इसमें 3 डालो तो इसमें 1 होगा, इसमें 2 रखो तो इसमें 2 होगा, इसमें 1 रखो तो इसमें 3 रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे तो इसमें 4 रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास और किसी तरह की मैक्रो स्टेट पॉसिबल नहीं है। मैक्रो बात कर रही हूं मैं, स्थूल। तो संभव स्थूल अवस्थाएं कितनी हो गई? 5। कैसे? 1 2 3 4 5। तो ये 5 तो हमारे पास क्या है? मैक्रो स्टेट्स है। क्योंकि मैक्रो क्या बताता है? मैक्रो बस ये बताता है कौन सी कोशिका में कितने बिंदु है, कौन कौन से हैं नहीं बताता। वो किस में पता चलते हैं? सूक्ष्म अवस्था में पता चलते हैं। अब इन 5 स्थूल अवस्थाओं में से कोई सी भी एक स्थूल अवस्था हम ले लेते हैं। तो वो सपोज करो हम ये सेकेंड वाली ले लेते हैं। सेकेंड वाली कौन सी? 3 1 वाली स्थूल अवस्था ले लेते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट की संख्या निकालते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट की संख्या का मतलब है कि IV कोशिका में ith सेल में तो 3 पॉइंट होने चाहिए और jth सेल में 1 पॉइंट होना चाहिए। तो ith सेल यहाँ बना दी, jth सेल यहाँ बना दी। तो अब हमारे पास ABCD 4 पॉइंट है, उसमें से कोई भी 3 रखने हैं। तो देखो, अगर A इसमें रख दिया तो BCD इसमें आ गया, B इसमें रख दिया तो CDA इसमें आ गया, C इसमें रख दिया तो DAB इसमें आ गया और D इसमें रख दिया तो ABC इसमें आ गया। हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 पॉइंट ही होने चाहिए और इसमें 1 पॉइंट ही होने चाहिए। तो कितनी अवस्थाएं आई? 1 2 3 और 4। 4 यानी कि एक स्थूल अवस्था के संगत 4 सूक्ष्म अवस्थाएं आई। इसके संगत 4 आई। करेक्ट, इसके संगत तो 4 आई। इसके संगत आप निकाल लीजिए, 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 खुद निकालिए और मैं बताती हूँ आपको कि आप जो निकालेंगे फिर वो कितनी आती है। तो हमने जो अभी निकाला है 3 और 1 वाली, उसके संगत, उसके लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सो ये आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज द एग्जाम्पल। ये 4 1 2 3 4 5 मैक्रोस्टेट्स आई थी और ये 5 मैक्रोस्टेट्स हमने डिपिक्ट की है यहाँ पे। और उसके बाद ये माइक्रोस्टेट हमने रखी है। तो हमारे पास 1 2 3 4 माइक्रोस्टेट्स आई है। कौन सी वाली मैक्रोस्टेट्स के लिए? 3 और 1 वाली मैक्रोस्टेट्स के लिए। तो हमारे पास W की वैल्यू पर्टिकुलर उसके लिए कितनी आई है? 4 आया हमारे पास। बस ये आपको एग्जाम्पल देना है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। W का फॉर्मूला फिर आपको याद रखना है कि मान लीजिए अगर हमारे पास फेस पॉइंट बहुत सारे हैं, n फेस पॉइंट है और एक से ज्यादा सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो W का फॉर्मूला ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। जहां पर ये क्या होता है? n फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ हमारे पास पॉइंट्स है, n1 हमारे पास पहली सेल में फेस पॉइंट्स है, N2 दूसरे में फेस पॉइंट्स हैं, N3 तीसरे में फेस पॉइंट्स हैं। जिस तरह समेशन के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है समेशन के लिए, उसी तरह मल्टीप्लीकेशन के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। समेशन I पे लगता है I इक्वल टू 1n, उसी तरह से पाई इज इक्वल टू 1 I इक्वल टू 1 to n पाई पे लगता है। ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जो ऊपर मिला था n फैक्टोरियल नीचे n1 मल्टीप्लाई बाय n2 था, तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या रख लिया? ऊपर तो n फैक्टोरियल रहेगा, नीचे पाई और यहाँ पे रख देना है ni फैक्टोरियल और यहाँ पाई के नीचे i रख देना है। यानी पाई को जब हटाएंगे तो n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3 इस तरह से हो जाएगा। अब जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था उस एग्जाम्पल को हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि क्या हमारा एग्जाम्पल सही है या नहीं है। तो सबसे पहले एक स्थूल अवस्था हमें मिली थी 4 और 0 की,
ठीक है, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, जो टोटल पॉइंट्स कितने थे 4, पहली कोष्टिका में कितने थे 4, दूसरी कोष्टिका में कितना था 0, इसको सॉल्व किया 1, फिर 3 और 1 वाला हमने सॉल्व किया था, 3 और 1 वाले में हमारा आंसर आया था 4, चेक करते हैं तो टोटल तो अभी भी 4 रहेगा, पहले वाली सेल में 3, दूसरी वाली सेल में 1, आंसर कितना आया 4, यानी कि हमारा रिजल्ट जो है वो फॉर्मूले से भी करेक्ट आ रहा है। 2 और 2 का देखें तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना आया 6, 1 और 3 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 4 ही आएगा, और 0 और 4 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 1 आएगा। ये भी आपको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूले से डिराइव भी करना है। इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ आपको, ये वाला पार्ट आपको नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूले पे आना है, ये लाइंस आपको लिखनी है, ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ये फॉर्मूला आपको लिखना है, और उसके बाद अपन को चेक करना है कि हमारे वाले एग्जाम्पल में रिजल्ट जो हमें मिले थे वो सही मिले थे क्या नहीं, हमने ये वाला करके देखा था। और इसकी एक ही पॉसिबल है 4, क्योंकि ए बी सी डी 4 एक में हो जाएंगे और दूसरे में 0 रहेगा, तो हमारे पास ये वाला इसमें आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा, और W का फॉर्मूला हो चुका होगा। इसके अलावा आप ध्यान से देखिए हमारे पास, जस्ट अ मिनट मैं देख लेती हूँ ये मुझे अभी करवाना है या नहीं करवाना है। ओके, ये वैसे आएगा नहीं, कोई बात नहीं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के अंदर ये वाली चीजें अगले टॉपिक में कर सकते हैं अपन। एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप, है ना, स्टर्लिंग फॉर्मूला। जब भी x की वैल्यू, सपोज x फैक्टोरियल है और x की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो हम ये फॉर्मूला वहां पे यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टर्लिंग फॉर्मूला, यानी log x फैक्टोरियल जो आएगा, अगर x बहुत बड़ा है तो इसे हम लिख सकते हैं x log x माइनस x, दिस इज कॉल्ड स्टर्लिंग फॉर्मूला, और ये हमें बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो वी विल यूज इट। इसके अलावा आपको ये वाली चीजें बाद में आ जाएगी, अभी ये काम की नहीं है आपके। हाँ, इसके बाद आपके पास एग्जाम में पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला भी हमने देखा था, z इज इक्वल टू समेशन ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई था, करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास था, यार मैं सोच रही हूँ ये पढ़ाई दूं क्या आपको, चलो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए, स्टर्लिंग फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ऐसी स्थिति में अगर हम W के लिए निकालें तो हमारे पास W कितना था, देखो W हमारे पास था n फैक्टोरियल अपॉन पाई ऑफ n i फैक्टोरियल। तो सबसे पहले अगर log W ले लेते हैं तो ln W जो है वो कितना हो जाएगा, इस पे ln लग जाएगा, तो ln n फैक्टोरियल माइनस, और पाई जो है, जब आपको पता है लॉग में ए बी सी मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, तो ओपन करते वक्त लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, यानी मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, समेशन में। तो ये भी यहाँ पे ना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन, समेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन आई। अगर एन एन लेना है तो समेशन एल एन एन आई आ जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे तो देखो ये तो यहाँ पे एज इट इज है, और ये समेशन लग जाएगा, तो एल एन एन वन, एल एन एन टू, एल एन एन थ्री एंड सो ऑन आ जाएगा, ये समेशन यहाँ पे लग गया, करेक्ट। अब यहाँ पे स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाते हैं, एल एन एन फैक्टोरियल, हमें पता है x एल एन एक्स माइनस एक्स होता है, तो ये n एल एन एन माइनस एन, ये तो स्टर्लिंग इस पे लग गया। इसी तरह से यहाँ पे एन आई फैक्टोरियल है तो इस पे भी लग जाएगा, तो समेशन एन आई एल एन आई प्लस समेशन एन आई, ठीक है, यहाँ पे भी स्टर्लिंग फॉर्मूला हमारा लग गया। हम जानते हैं कि समेशन एन आई जो है टोटल वो किसके बराबर है, एन के बराबर होगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास ये वाला टर्म बच जाएगा, क्योंकि हमने ये वाला यूज किया है। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो आप समझ लेना, याद कर लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए हम ऐसी स्थूल अवस्था लेते हैं जिसकी प्रायिकता मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए अगर एल एन डब्ल्यू है, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अगर एल एन डब्ल्यू जो है वो मैक्सिमम है तो इसका डेल्टा यानी डिफरेंशिएशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 करना है, तो डेल्टा डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू के ऊपर नोट लगाने का मतलब है कि डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू नोट जब हो जाता है तो वो फंक्शन क्या होता है, उस कंडीशन पे मैक्सिमम हो जाता है। तो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कि उससे थोड़ा सा अलग दिखे, डब्ल्यू नोट लगा दिया अपन ने,
तो इसका प्रथम अवकलन हमें क्या करना है, 0 करना है। अब हमने देखा था ln w कितना आया था, ln w आया था n ln n माइनस समेशन ni ln ni, ये आया था। तो इसका कर देते हैं, डेल्टा लगा देते हैं। तो डेल्टा लगाएंगे तो हमारे पास में ये टर्म कांस्टेंट है, देखो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है। फर्स्ट टर्म कांस्टेंट क्यों है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, पर पूरे सिस्टम में टोटल नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो देखो क्योंकि कणों की कुल संख्या नियत है, कणों की कुल संख्या नियत है, इसलिए इस फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो केवल जो सेकंड बनेगा किसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा हमें, समेशन ni ln ni। ni चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ith सेल जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक से दूसरे सेल में कंटिन्यू अणु जो है, पार्टिकल जो है एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे सेल में जा रहे हैं, तो ni से निकल के nj में चले जाएंगे, nj से निकल के ni में चले जाएंगे। तो ni वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन कैपिटल N चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर n के नीचे I लगा हुआ है तो वो किसी एक सेल की बात हो रही है, अगर उसके नीचे I लगा हुआ नहीं है तो वो पूरे सिस्टम की बात हो रही है, और पूरे सिस्टम के जो पार्टिकल्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसका करेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शन आते हैं, फर्स्ट फंक्शन ये और ये सेकंड फंक्शन आता है। तो एक बार फर्स्ट का करेंगे तब सेकंड कांस्टेंट, फिर सेकंड का करेंगे तब फर्स्ट कांस्टेंट। तो यहाँ देखो सबसे पहले ni को कांस्टेंट रखा, डेल्टा ln ni कर दिया, फिर ln ni को कांस्टेंट रखा और ni का कर दिया। देखो है ना, इसको कांस्टेंट रखा है तो दो टर्म हो गए हमारे पास, और इसको 0 के इक्वल कर दिया, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों ये भी बीच में यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी हमारे पास कितना है, माइनस है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो इस टर्म की वैल्यू निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको वापस यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो समेशन ni, अब डेल्टा li निकालो, डेल्टा ln x। देखो यहाँ पे निकालती हूँ, डेल्टा दिया हुआ है, log x दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 1/x dx होता है। अगर डेल्टा ln x का निकालेंगे तो 1/x dx होता है, या 1/x डेल्टा x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/ni डेल्टा ni, और ये वाला ni जो था वो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इस ni से ये ni कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पे बच जाता है हमारे पास समेशन डेल्टा ni, और वो वैल्यू जो है वो 0 होगी। समेशन डेल्टा ni क्यों 0 होगी, समेशन डेल्टा ni क्यों 0 होगी, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखो डेल्टा समेशन डेल्टा ni को आप लिख सकते हैं, समेशन जो डेल्टा ni है उसको जब ओपन करेंगे तो डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2 प्लस डेल्टा n3 एंड सो ऑन आएगा। अगर किसी एक सेल में दो पार्टिकल बढ़ते हैं तो किसी दूसरे सेल में दो पार्टिकल घटेंगे, किसी एक सेल में 3 पार्टिकल बढ़ते हैं तो किसी एक सेल में 3 पार्टिकल घटेंगे, यानी कि परिवर्तन जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहे। इसके लिए ये जरूरी है कि अगर एक कोशिका में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो दूसरी कोशिका में नंबर ऑफ पार्टिकल घटेंगे, इसलिए जब इन सभी परिवर्तनों का टोटल करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। इस वजह से समेशन डेल्टा ni हमारा क्या होगा, 0 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे समेशन डेल्टा ni 0 ले लिया। तो ये वाला पार्ट तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास डेल्टा ln w इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म इक्वल टू 0 बचा, तो ये वाला टर्म हमने यहाँ पर लिख लिया। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 के बाद हम बात करते हैं एनर्जी की। इक्वेशन 5 के बाद हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी के लिए सपोज आईवी कोशिका में जो एनर्जी है, एक अणु की एनर्जी अगर वो आईवी कोशिका में है तो एप्सिलॉन आई है, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है ni, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, एप्सिलॉन आई ni। अगर सबकी करोगे तो एप्सिलॉन 1 n1 प्लस एप्सिलॉन 2 n2 प्लस एंड सो ऑन। तो टोटल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू समेशन एप्सिलॉन आई ni, ये टोटल हो जाएगी। अगर दोनों साइड में अब हम भी यही करते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो अगर टोटल एनर्जी यानी ये जो U है, ये U हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये U कांस्टेंट रहेगा तो इसका अवकलन कितना होगा, 0। तो हम यहाँ पर निकालेंगे डेल्टा U, तो डेल्टा U लगाएंगे तो हमारे पास एनर्जी पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो जो उस
नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, उनकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। कोई पार्टिकल एक सेल से निकल के दूसरे सेल में जाता है तो खुद की ऊर्जा भी साथ में ले जाता है, इसलिए उसकी ऊर्जा चेंज नहीं हो रही है, बस वो पार्टिकल वहां से हट गया, इसलिए पीछे वाली जो कोष्टिका है उसमें ऊर्जा की मात्रा घट गई। तो जब ये लगाएंगे तो एप्सिलॉन आई बाहर रहेगा, डेल्टा किस पे अप्लाई हो जाएगा, डेल्टा एन पे अप्लाई हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो एप्सिलॉन 1 डेल्टा n1, एप्सिलॉन 2 डेल्टा n2, एप्सिलॉन 3 डेल्टा n3, और ये डेल्टा ई जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 9 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास हो चुका है। अब हम क्या करेंगे आगे, यस अब हमारे पास में दो इक्वेशन आ गए। देखो एक तो हमारे पास इक्वेशन आया था देखो रुको, कौन कौन से इक्वेशन लिए इन्होंने मैं वो देख लेती हूँ। एक तो इक्वेशन 5 है हमारे पास, एक तो इक्वेशन 5 है हमारे पास। इक्वेशन 5 देख लो एक बार, इक्वेशन 5 को लेना है हमें एक बार ना, इक्वेशन 5। तो ये कह रहा है कि लाग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, हम लाग्रांजे मेथड का यूज करेंगे। लाग्रांजे मेथड में क्या होता है, दो समीकरण होते हैं, उन दोनों को अलग अलग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इक्वेशन 7 को एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसे मान लेते हैं हम माइनस एल एन अल्फा, यानी इक्वेशन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस एल एन अल्फा से, ओके, और इक्वेशन 9 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, और बाद में इक्वेशन 9 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, और इक्वेशन 5 में ऐड कर देंगे, यानी इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो अब इक्वेशन 7, इक्वेशन 9 और इक्वेशन 5 हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 5 जो है वो तो डायरेक्टली हमारे पास कितना आया था, इक्वेशन 5 हमारे पास आया था समेशन एन आई एल एन आई, इक्वेशन 5 तो था ये, ठीक है, इक्वेशन 5 ये था। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, वेट 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 वेट, जिसको सुविधा के लिए मल्टीप्लाई नहीं किया है यार, ऐड किया है, क्योंकि अल्फा तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में तो आया नहीं, ये नहीं आया इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 चेक करते हैं क्या है। ओके, ये देखिए इक्वेशन 5 आपके सामने है, वीडियो बैक करके देख लेना। इक्वेशन 7 आपके सामने है और इक्वेशन 9 आपके सामने है। हमें लाग्रांजेस मेथड जो अप्लाई करना था उसमें इक्वेशन 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना था, इक्वेशन 7 को माइनस एल एन अल्फा से मल्टीप्लाई करना था, और इक्वेशन 9 को बीटा से मल्टीप्लाई करना था, और तीनों को ऐड करना था। तीनों को ऐड करने से 0 ही मिलेगा, क्योंकि तीनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, 0। तो इक्वेशन 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके, और लिखा है मैंने यहाँ पे, आप देख लीजिए, ये इक्वेशन 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 7 को माइनस एल एन अल्फा से किया है, 9 को बीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तीनों के अंदर समेशन है तो तीनों के लिए समेशन लेफ्ट हैंड साइड से बाहर ले लो, और तीनों में डेल्टा एन आई कॉन्स्टेंट है, तीनों के अंदर क्या है, डेल्टा एन आई कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये भी बाहर ले लिया और समेशन इधर बाहर ले लिया। हमें पता है कि कंटिन्यू जो पार्टिकल है वो एक्सचेंज हो रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल में, यानी कि डेल्टा एन आई जो है ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को अब हम 0 करेंगे, जो कि आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू 0 हो गई। यहां से हम क्या करेंगे, एल एन एन आई बाय एल्फा, ये a माइनस बी को a बाई बी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई। इस ln को यहाँ से हटाएंगे, उधर चला जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, और फिर अल्फा भी इधर चला जाएगा, तो एन आई इज इक्वल्स टू अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है समेशन लगा देते हैं अगर एन आई पे, तो वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, एन बनेगा, और यहाँ पे एन आई की वैल्यू पुट करेंगे तो इस पे समेशन लग जाएगा, इस पे समेशन लग जाएगा, तो अल्फा बाहर आ जाएगा और समेशन अंदर चला जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 11 हो गया। इसमें हमारे पास जो ये जो समेशन वाला टर्म है इसे हम क्या कहते हैं, पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में देखो n इज इक्वल्स टू अल्फा, और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, z से रिप्रेजेंट किया है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, n बाई z आ गई। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n बाई z। वापस चलो इक्वेशन नंबर 11 में, इक्वेशन नंबर 11 आपसे कह रहा था, इक्वेशन नंबर 11 नहीं, वापस चलो इक्वेशन नंबर 10 में, इक्वेशन नंबर 10 ये रहा, इक्वेशन नंबर 10 को मैं वापस लिख रही हूँ। इक्वेशन नंबर 10 था एन आई इज इक्वल्स टू अल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, करेक्ट।
यहाँ पर अल्फा की वैल्यू n बाई जेड रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू n बाई जेड रखेंगे तो ये मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल ni इज इक्वल टू n बाई जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। करेक्ट, ये हमारे पास ni आ गया। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें पता है ith एनर्जी में होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ni अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ni जो था वो किसके प्रोपोर्शनल था, ni प्रोपोर्शनल था e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो था वो हमारे पास जो था सॉरी ni बाई n निकालना था। ni की ये वैल्यू रख दो, ni की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, रख दिया, सॉल्व किया तो ये आ गया, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, z आ जाएगा। z की वैल्यू कितनी थी, समेशन e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। तो अगर किसी पार्ट ये जो वैल्यू है इससे अगर मान लीजिए कोई सिस्टम एप्सिलॉन 1 में है और एप्सिलॉन 2 में है तो उनमें दोनों में होने की जो प्रोबेबिलिटीज है उनका रेशियो निकालना है, तो p1 बाई p2 निकाल लेंगे तो एप्सिलॉन 1 आ जाएगा और एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, या फिर एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 आ जाएगा और इसे हम डेल्टा एप्सिलॉन कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में दिखा देती हूँ मैं, यहाँ तक हम आ ही चुके थे। ये किसी काम का ही नहीं है, यहाँ पे केवल ये वाला फॉर्मूला काम का है। इक्वेशन नंबर 3 देख लो, स्टर्लिंग फॉर्मूला। उसके बाद में ये स्टर्लिंग फॉर्मूला जो है वो आपको काम में रखना है। फिर अपन ने एल एंड डब्ल्यू निकाला था, करेक्ट, इस तरह से निकाला था। उसके बाद में ये टर्म जीरो किया था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वाली कंडीशन में, ये भी टर्म अपन ने जीरो किया था, इक्वेशन नंबर 5। फिर अपन ने ये वाला और ये वाला इक्वेशन देखा था, उसके बाद एनर्जी निकाली थी और टोटल एनर्जी का जो चेंज था वो जीरो ही आएगा क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। उसके बाद लाग्रांजेस मेथड अप्लाई किया था, तो ये गलत लिखा है यहाँ पे, जो मैंने समझाया था वही ध्यान रखना। इक्वेशन हाँ 5 को शायद एल एन अल्फा से किया था, 8 को बीटा से, इसमें इक्वेशन नंबर अलग हो सकते हैं बट हम मैंने समझा दिया था ये आपको यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे है ना, ये इस तरह से मैंने आपको समझा दिया था, तो उस तरह से आपके पास आ जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर 10 भी आ जाएगी, समेशन एन आई भी आ जाएगा, पार्टीशन फंक्शन भी आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा। इस तरह से हमें एन आई की वैल्यू मिल जाएगी मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी आ जाएगा, और किन्हीं दो में रेशो लेना है तो वो भी आ जाएगा। दैट्स इट।